गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग मैथोडोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की कार्यविधि की लगातार बात कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने देखा कि निगमन और आगमन प्रणाली क्या है, स्थिति की और तुलनात्मक स्थिति की हम लोगों ने पहले बात की, और प्रायोगिकी अर्थात गत्यात्मक आर्थिक दृष्टिकोण की भी हम लोगों ने बात की थी। तो आज एक बार पुनः मैं गत्यात्मक आर्थिक विश्लेषण को लेके आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो गत्यात्मक या प्रायोगिकी विश्लेषण क्या है, मैं आपको याद दिलाऊं एक बार। तो प्रायोगिकी विश्लेषण के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे कि प्रायोगिकी विश्लेषण पाथ में क्या परिवर्तन हो रहा है, व्हाट इज अ चेंज इन पाथ, यानी कि जो परिवर्तन की दर है उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, इस चीज की हम लोग बात करते हैं उसके अंतर्गत, प्रायोगिकी के अंतर्गत। यानी कि परिवर्तन की दर में क्या परिवर्तन हुआ, व्हाट इज द चेंज इन द रेट ऑफ चेंज। जब इसकी हम लोग बात करते हैं, इसका मतलब हम अध्ययन कर रहे हैं डायनामिक एनालिसिस का, डायनामिक एनालिसिस कर रहे हैं। तो प्रायोगिकी अर्थशास्त्र के अंतर्गत जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि माना कि राष्ट्रीय आय सालाना 2% से बढ़कर के आगे 6% तक बढ़ जाती है, या यूं कहें कि पूर्व में 6% बढ़ती है और फिर आगे चल करके 2% हो जाती है। इस प्रकार से क्या देख रहे हैं हम यहां पे कि उत्पादन की दरें चेंज हो रही हैं, जो रेट है उसमें परिवर्तन आ रहा है। तो उसमें कितना परिवर्तन आ रहा है ये हम देख रहे हैं। इसका मतलब हम प्रायोगिकी की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रायोगिकी का संबंध जो है वो एक बात और से भी है कि इसमें वर्तमान अवधि की जो चल राशियां हैं उनका संबंध पिछली अवधि की जो चल राशियां हैं उससे भी स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। जो वर्तमान अवधि की चल राशि हैं उनका संबंध कैसा होगा पिछली अवधि की चल राशि के साथ में। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि yt is a function of it-1, ये है yt is a function of it-1। यहां पे yt t समय की आय है, यानी कि वर्तमान समय की, प्रेजेंट टाइम की इनकम को शो करता है। ये yt इज डिपेंड्स ऑन it-1, it-1 यानी I फॉर इन्वेस्टमेंट और T-1 अभी का समय नहीं, पूर्व का समय। यानी कि जो वर्तमान की इनकम है, आज की इनकम है, वो पहले किए गए इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करती है या पहले किए गए इन्वेस्टमेंट का फलन है, ऐसे मानिए इसको। तो yt इज ए फंक्शन ऑफ it-1। इस प्रकार से एक दूसरा एग्जांपल और हो सकता है कि Ct is a function of yt-1। Ct is a function of yt-1। इसका मतलब प्रेजेंट जो कंजप्शन है, प्रेजेंट टाइम का जो कंजप्शन है इज डिपेंड्स ऑन, या यूं कहें कि इज ए फंक्शन ऑफ yt-1, पूर्व की आय पर डिपेंड करता है। तो ऐसी बातों की चर्चा यदि हम कर रहे हैं, इसका मतलब प्रायोगिकी की बात हो रही है। तो आगे बढ़े जरा। तो प्रायोगिकी का एक स्टिक उदाहरण की आज मैं बात करूंगा आपके सामने, और उसका उदाहरण जो है वो हम कोबवेव मॉडल से दे सकते हैं, और इसको हिंदी में बोलेंगे मकर जाल मॉडल, कोबवेव मॉडल या मकर जाल मॉडल। वास्तव में कोबवेव मॉडल या मकर जाल मॉडल जो है वो एक अच्छा उदाहरण है किसका, प्रायोगिकी का, गत्यात्मक अर्थशास्त्र का,
गत्यात्मक विश्लेषण का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कोबवेब मॉडल। तो हम इसकी बात करें, कोबवेब मॉडल, कोबवेब मॉडल। तो ये कोबवेब मॉडल, इसको हम तंतुजाल भी बोलते हैं। कई बुक्स में लिखा मिलेगा आपको तंतुजाल। इसका नाम क्या है? मकड़ जाल। अब मकड़ जाल नाम क्यों है? देखिए, ये जो कोबवेब मॉडल है, ये जब मॉडल हम बनाएंगे तो इसकी जो आकृति है, इसकी शेप, जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ऐसी बनेगी जैसे मकड़ी जाला बनाती है अपने घर में, ठीक उस इस प्रकार से इसकी शेप बनेगी। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? कोबवेब मॉडल। और ये कोबवेब मॉडल, ये there be two kind of कोबवेब मॉडल। one is stable कोबवेब मॉडल and another is unstable कोबवेब मॉडल। एक तो होगा स्टेबल और दूसरा होगा अनस्टेबल कोबवेब मॉडल। इसको बोलेंगे अपन स्थिर मकड़ जाल मॉडल, और एक दूसरे का नाम है अस्थिर मकड़ जाल मॉडल। तो आओ पहले की बात करें। चलिए, स्थिर मकड़ जाल मॉडल, स्थिर कोबवेब मॉडल, स्टेबल। देखिए, स्थिर मकड़ जाल मॉडल के अंतर्गत क्या होगा कि संतुलन यदि एक बार भंग हो जाता है इस प्रकार के मॉडल में, तो पुनः वहीं स्थापित होने की प्रवृत्ति इसमें रहती है। कौन से में? स्टेबल में, स्थिर मकड़ जाल के अंतर्गत। तो स्थिर मकड़ जाल के अंतर्गत यदि संतुलन एक बार भंग हो जाता है तो पुनः संतुलन स्थापित होने की उसमें प्रवृत्ति बनी रहती है स्थिर में, स्थिर मकड़ जाल मॉडल के अंतर्गत। और अस्थिर में क्या होगा कि यदि संतुलन एक बार भंग हो गया तब क्या होगा? तब वास्तविक कीमतों एवं वस्तु की मात्राएं जो हैं वो अपने संतुलन स्तर से दूर होती जाती हैं। ये बड़ा अंतर है दोनों के अंदर, स्टेबल और अनस्टेबल के अंतर्गत। तो देखिए, पुनः बात करूं मैं इसमें। स्थिर वाले में क्या होगा? संतुलन यदि एक बार भंग हो गया तो पुनः स्थापित होने की प्रवृत्ति बनी रहती है। और दूसरी तरफ अनस्टेबल में क्या हुआ? यदि संतुलन एक बार भंग हो गया तो उन चल राशियों में, यानी कि वास्तविक कीमत मान लीजिए या वस्तु की मात्रा मान लीजिए, वो अपने संतुलन स्तर से दूर होती जाती है। ये है अनस्टेबल प्रकार का कोबवेब मॉडल। तो पहले मैं बात करूं इसकी स्थिर कोबवेब मॉडल की। इसको अपन एग्जांपल से समझें। मांग और पूर्ति दोनों का डायग्राम बना करके, दोनों का वक्र बना करके हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से स्थिर तंतुजाल में, स्थिर कोबवेब मॉडल में एक बार संतुलन जब भंग हो जाता है तो पुनः वहीं स्थापित होने की प्रवृत्ति उसमें कैसे बनती है, इसको देखें अपन। तो यहां हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लेते हैं क्वांटिटी, और यहां लेंगे हम लोग प्राइस वर्टिकल पे। यहां क्वांटिटी ले रहे हैं, वस्तुओं की मात्राएं, यहां वस्तु की मांग भी होगी और पूर्ति भी मेजर करेंगे, और यहां लेंगे हम प्राइसेस। तो ये इस प्रकार से हमारा डिमांड कर्व है और ये है सप्लाई कर्व। इस बात की अपन ने पहले भी स्टडी की है कि जहां डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या काटते हैं, वहां पर संतुलन होता है। वहां वो बराबर होते हैं, मांग और पूर्ति। तो कहां काट रहे हैं, कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? दोनों बिंदु ई पर काट रहे हैं। ये पॉइंट ई है। तो इस पॉइंट ई के ऊपर डी विल बी इक्वल टू एस। डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में बराबर है। और यहां वस्तु की मात्रा कितनी है, ये स्मॉल क्यू को इसमें दिखाई है। ये वस्तु की मात्रा है ओ क्यू, और संतुलित कीमत कितनी निर्धारित हो रही है, ये है ओपी।
यानी कि OP क्या है, संतुलित कीमत है, और OQ क्या है, ये संतुलित वस्तु की मात्रा है, और E बिंदु क्या है, ये संतुलन का बिंदु है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब हम लोग देखेंगे कि संतुलन एक बार भंग हो जाएगा तो किस प्रकार से उसमें पुनः वहीं स्थापित होने की प्रवृत्ति रहेगी। इसके लिए हम मान लेते हैं कि किसी कारण से वस्तु की जो पूर्ति है वो गिर जाती है, उसमें कमी आती है। तो वस्तु की पूर्ति में कमी आई, तो वस्तु की पूर्ति में कमी आने आई तो इसका मतलब हम सप्लाई कर्व पे चलेंगे। तो सप्लाई कर्व कौन सा है, ये सप्लाई कर्व है। और वस्तु की पूर्ति में कमी आई, इसका मतलब ये है। पहले वस्तु की पूर्ति या मांग क्या थी, इतनी थी मान लीजिए, तो सप्लाई में कमी आई तो इतनी कमी आई यहां पे, पहले ये थी अब यहां आ गई, अब इतनी कमी आई। तो देखिए वस्तु की पूर्ति में कमी आ गई है। आप दिमाग लगाइए कि बाजार के अंदर किसी वस्तु की पूर्ति जो है वो कम हो गई, मांग हो रही है लेकिन पूर्ति नहीं है। तो सामान्य सी बात है, जब सप्लाई किसी चीज की कम होती है तो प्राइसेस विल गो अप, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं उस पार्टिकुलर वस्तु की। तो चूंकि पूर्ति कम हुई है इसलिए प्राइसेस बढ़ गई, और ये प्राइसेस कहां तक बढ़ गई, यहां तक बढ़ गई, और इस बढ़ करके माना OP1 हो गई। तो पूर्ति घटी थी और पूर्ति के घटने से प्राइसेस जो है वो बढ़ गई, और कहां तक बढ़ी, वो प्राइसेस OP से OP1 तक बढ़ गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई, ये गैप है। तो ये जो PP1 गैप है ये कीमतों में वृद्धि को शो कर रहा है। यूं कहें कि कीमत में OP से OP1 तक वृद्धि हो गई, या यूं कहें कि कीमत में E से E1 तक वृद्धि हो गई, एक ही बात है। तो ये कीमत में वृद्धि हुई। अब देखिए अब क्या होता है, बड़ा रोचक तथ्य है। तो कीमतें बढ़ गई हैं, किस कारण से बढ़ी, सप्लाई कम होने से। अब कीमतें बढ़ चुकी हैं। अब क्या होगा कि कोई भी उत्पादन करता, चूंकि कीमतें बढ़ गई बाजार में, तो कोई भी उत्पादन करता इन बढ़ी हुई कीमतों का फायदा लेने के लिए अपनी सप्लाई में वृद्धि करेगा, अपनी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि करेगा, अपनी वस्तु की पूर्ति को बढ़ाएगा, अधिकाधिक लाभ अर्जन करने के उद्देश्य से। ये है महत्वपूर्ण चीज। तो बढ़ी हुई कीमत ये है OP1, इसका लाभ लेने के लिए उत्पादनकर्ता अपनी वस्तु की पूर्ति को ग्रो करेगा। कहां तक करेगा, यहां तक करेगा। ये देखिए इस बिंदु पे आ जाएगा, इस बिंदु पे क्या होगी, सप्लाई देखेंगे आप लोग, तो यहां आ जाएगी लगभग इस बिंदु, यानी कि इसकी अपेक्षा OQ की अपेक्षा अब सप्लाई जो है यहां तक बढ़ जाती है। तो पुनः सप्लाई बढ़ी, और सप्लाई बढ़ने से क्या हुआ, यानी कि बाजार में ज्यादा पूर्ति हो गई किसी वस्तु की, तो क्या होता है, सामान्य सी बात है, प्राइसेस क्या होती है उस वस्तु की, गिरने लगती हैं। तो प्राइसेस गिर करके प्राइसेस गिर गई, कहां तक गिर गई, यहां तक गिर गई, और वो कौन सी शो कर रही है, OP2 हो गई। ये प्राइसेस जो है वो OP1 से गिर के यहां तक आ गई, कारण कि पूर्ति बढ़ी थी, पूर्ति किसी वस्तु की ज्यादा हो गई थी। तब क्या हुआ, प्राइसेस गिर गई, और प्राइसेस गिर करके यहां तक आ गई OP1, ये गिर गई थी प्राइसेस। ओके, अब प्राइसेस गिर गई, अब यहां बिंदु पकड़िए। अब प्राइसेस गिरने के बाद क्या हुआ, प्राइसेस गिर गई, तो प्राइसेस गिरने के बाद में फिर सप्लाई क्या हुआ, इतनी हो गई और कम हो गई यहां से। ये जो बिंदु है ना, ये देख रहे हैं आप, ये वाला, इसको माना कि E2 है, इसको माना कि E3 बिंदु है,
और ये माना कि E4 बिंदु है। अब फिर इस बिंदु पे हम लोग आ गए हैं, इस बिंदु के ऊपर E4 के ऊपर। E4 बिंदु वापस क्या बता रहा है कि फिर सप्लाई कम हुई है, किसकी अपेक्षा, किसके संदर्भ में, OQ संदर्भ में। ये पुनः है सप्लाई कम हो गई तो पुनः वस्तु की कीमतों में वृद्धि होने की प्रवृत्ति होगी। फिर कितनी कीमतें बढ़ेंगी, यहां तक बढ़ेगी। यह माना कि E5 बिंदु है और पुनः वही कीमतें फिर बढ़ गई हैं तो उत्पादनकर्ता फिर प्रोत्साहित होगा, किसके लिए, अपने वस्तु की पूर्ति में वृद्धि करने के लिए। तो फिर सप्लाई बढ़ेगी और फिर इस प्रकार से नीचे, और ये कहने का मतलब ये है कि हम यहां से शुरू हुए थे और किस प्रकार से हमारा संतुलन भंग हुआ, यानी कि पूर्ति में कमी आ गई किसी कारणवश, और पूर्ति में कमी आने के कारण से किस प्रकार से कीमतें बढ़ी, और उन बढ़ी हुई कीमतों से किस प्रकार से प्रोत्साहित होता है एक उत्पादनकर्ता और अपनी पूर्ति में वृद्धि करता है। कारण कि बढ़ी हुई कीमत का वो अधिकाधिक लाभ कमाना चाहता है, अपनी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि करता है, और फिर एक बिंदु के बाद में इतनी सप्लाई बढ़ जाती है कि कीमतें गिरने लगती हैं उस वस्तु की। फिर वो चक्कर चलता रहता है। अंतोतगत्वा अपन घूम फिर करके पुनः उसी इक्विलिब्रियम, ये है इक्विलिब्रियम, पुनः उसी इक्विलिब्रियम पे हम लोग पहुंच जाते हैं। इसका मायना क्या हुआ कि स्थिर जो कोबवेव मॉडल है, स्टेबल कोबवेव मॉडल है, वो हमें क्या बताता है कि यदि एक बार संतुलन भंग हो जाता है तो पुनः उसी संतुलन पर जाने की प्रवृत्ति रहती है, पुनः वो संतुलन पुनः स्थापित हो जाता है। तो ये है स्थिर प्रकार का कोबवेव मॉडल। तो ये एक बड़ा स्ट्रिक्ट एग्जाम्पल है किसका, डायनामिक एनालिसिस का, प्रायोगिक आर्थिक विश्लेषण का, गत्यात्मक आर्थिक विश्लेषण का। तो ये एक प्रकार था इसका कोबवेव मॉडल का, तो एक स्टेबल प्रकार का। दूसरे की बात करें हम, अस्थिर प्रकार का कोबवेव मॉडल कौन सा है। अस्थिर प्रकार, अनस्टेबल या अस्थिर तंतुजाल, अस्थिर कोबवेव मॉडल क्या है, ये देखें। अस्थिर में क्या होगा, देखिए आप, अस्थिर कोबवेव मॉडल के अंतर्गत क्या होगा, संतुलन यदि एक बार भंग हो जाता है तब क्या होगा, तब वास्तविक कीमतों और वस्तु की मात्राएं अपने संतुलन स्तर से दूर होती जाती हैं। और उसके लिए देखिए आप, अपन देखें पुनः है वही डिमांड कर्व बना करके और वही सप्लाई कर्व बना करके, यहां हम लेंगे क्वांटिटी और यहां हम लेंगे प्राइस, और डिमांड कर्व बनाया अपने इस प्रकार से फ्लैट प्रकार का, ये डिमांड है, और ये है सप्लाई कर्व, ये है सप्लाई कर्व। तो दोनों वक्र जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट विल बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व। तो इट इज E is our equilibrium point, and on this point OQ क्या है, यहां पे ये संतुलित मात्रा है वस्तु की, और OP विल बी इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम प्राइस, ये संतुलित कीमत है OP। तो OQ वस्तु की मात्रा और OP क्या है, संतुलित कीमत है। अब माना कि उसी प्रकार से कि किसी कारण से वस्तु की पूर्ति में कमी आ गई, किसी कारण से वस्तु की पूर्ति में कमी आ गई, तो वस्तु की पूर्ति माना कि ये हो गई OQ, ये OQ था, इसकी बजाय OQ यहां तक इतनी गिरावट आ गई, इतनी गिरावट आ गई, किसमें, सप्लाई में। तो वस्तु की कीमत गिरने से, वस्तु की पूर्ति गिरने से हम लोग जानते हैं उसकी कीमत बढ़ जाती है, उस पार्टिकुलर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है।
तो सप्लाई में कमी आई तो कीमत बढ़ गई। कीमत कहां तक बढ़ गई? देखिए आप, सप्लाई में कमी आई तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ये OP1 वही बात है। अगर वस्तु की पूर्ति कम होती है तो प्राइसेस विल गो अप अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ मनी। अब प्राइसेस बढ़ गई। अब बढ़ी हुई प्राइसेस का फायदा लेने के लिए पुनः कोई भी उत्पादन करता उसकी सप्लाई ज्यादा करेगा, क्योंकि प्राइस बढ़ गई है। अब फिर सप्लाई ज्यादा हो गई। सप्लाई ज्यादा करी है उत्पादनकर्ता ने, अधिक वस्तु की कीमत को प्रॉफिट लेने के लिए, उसका प्रॉफिट लेने के लिए, तो ज्यादा वो हुई, सप्लाई ज्यादा हो गई। सप्लाई ज्यादा न होने से क्या हुआ कि फिर प्राइसेस में गिरने की प्रवृत्ति होगी। ज्यादा पूर्ति हो चुकी है तब ज्यादा प्राइसेस गिरेगी, और प्राइसेस कितनी गिरेगी ये देखिए आप, OP2 तक गिर जाएंगे प्राइसेस, OP2। तो फिर प्राइसेस गिरती हैं, फिर प्राइसेस गिरती हैं तब देखिए आप, ये प्राइसेस, इतनी प्राइसेस गिर गई। अब क्या होगा, नीचे आए जरा, इसकी ये यहां से नीचे आएगा और ये यहां से जाएगा, ये फिर सप्लाई गिरेगी और फिर ये प्राइस बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ी और फिर उत्पादनकर्ता ने अधिक फायदा लेने के लिए ज्यादा पूर्ति करी, फिर प्राइसेस गिरती हैं और फिर ये, और इस प्रकार से ये जो चक्कर है ऐसे चलता है। ये चक्कर ऐसे चलता है। देखिए आप, इसका मतलब वास्तविक कीमत ये थी ना अपनी, और वस्तु की मात्रा ये, इन दोनों के मध्य दूरियां आपस में बढ़ती जाती हैं। यह अनस्टेबल प्रकार का, पुनः स्थापित नहीं होता, दूरियां बढ़ती जाती हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा स्टूडेंट्स कि किस प्रकार से कोबेव मॉडल के दो प्रकार हैं, स्टेबल और अनस्टेबल। ये दोनों प्रायोगिकी अर्थशास्त्र के बड़े अच्छे उदाहरण